हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो उससे रिलेटेड अपडेट भी मैं आपको यहाँ पर देता रहता हूँ। सो गाइज, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। गाइज, इस चैनल पे हमने स्टार्ट की है इस बार जारे पक्का सीरीज फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 एंड माय नेम इज मोहम्मद आजम। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन जीजीएसआईपी यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। दिस इज माय क्वालिफिकेशन। गाइज, इस सीरीज के स्टार्टिंग के 2 एपिसोड ऑलरेडी आ चुके हैं। यहाँ पर आपके पेपर में 1 में टोटल 10 यूनिट्स होती हैं। इन 10 यूनिट्स को हम 10 एपिसोड में कवर कर रहे हैं और देखने को आया है कि जो स्टार्टिंग में आपके एग्जाम हुए हैं 24 एंड 25 को, इन दोनों ही एग्जाम में इन एपिसोड से इस सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन मिले हैं। आप चेक कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों एपिसोड के लिंक दे दूंगा, तो आप जब दोनों एपिसोड के देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं एग्जाम में। तो मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कवर कर सकूं ताकि आपका जो पेपर 1 है उसमें आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, दिस इज एपिसोड नंबर 3। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज आपका जो 3rd टॉपिक है पेपर 1 के अंदर। पेपर 1 के अंदर 3rd यूनिट दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आज हम उसे कवर करेंगे। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यूजीसी नेट मेंटोर ओरिजिनल्स प्रेजेंट्स इस बार जारी पक्का सीरीज फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टोटल 10 यूनिट्स हैं आपके पेपर 1 के अंदर और इन 10 यूनिट्स में स्टार्टिंग के 2 एपिसोड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज 3rd एपिसोड है जिसमें हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कवर करेंगे। देन इसके बाद हम कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड एंड उसके बाद हम सारे यूनिट कवर करने वाले हैं। सो गाइस, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस जो हैं आपको मिलती रहें। सो लेट्स स्टार्ट। यूनिट नंबर 3 इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। कई बार क्या होता है कि आपको जो चीजें बताई जा रही हैं, अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखते हो तो चीजें समझ में नहीं आती हैं। एंड सेकंड थिंग, मैं आपको यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तब भी आप अगर इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आपको इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप क्वेश्चंस के आंसर करके आ पाओगे। अगर आपको सारे वर्ड्स की मीनिंग नहीं आती है, वोकैबुलरी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तब भी आप लोग कुछ ना कुछ करके इन क्वेश्चंस के जो है आंसर कर पाओगे। तो इन ट्रिक्स को फॉलो करना है। सबसे पहले मैं आपको चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मींस कॉम्प्रिहेंड, मतलब आपको समझ में आना चाहिए। कॉम्प्रिहेंड मतलब होता है समझना। कॉम्प्रिहेंड मींस क्या होता है? समझना। जो आपका एग्जामिनर है वो आपसे कुछ समझवाना चाहता है, मतलब जो आपकी रीडिंग स्किल्स है उसको जज करना चाहता है कि आपको कितनी चीजें समझ में आती हैं। मेन मोटिव ऑफ दिस आरसी, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इज टू टेस्ट योर रीडिंग स्किल्स एंड नॉट योर ग्रामर नॉलेज। अगर आपके ग्रामर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो उस केस में आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप इन क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे पाएंगे। बस वो आपकी रीडिंग स्किल्स को चेक करना चाहते हैं कि आपके सामने जो चीजें लिखी हुई हैं क्या आप उनको पढ़ सकते हैं, क्या उनको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। बस इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सिर्फ एक सिंगल मोटो यही होता है। आप ग्रामर नॉलेज को चेक करना नहीं होता है कि आपको कितनी ग्रामर आती है, कितने टेंस बनाने आते हैं, आपका नाउन प्रोनाउन आता है नहीं आता है, इस टाइप की जो नॉलेज होती है उसको चेक करना नहीं होता है। देन इसमें मैंने आपको कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन समराइज किए हैं। यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जनरली एग्जाम में। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है दैट इज सिंपल इंटेरोगेटिव। सिंपल इंटेरोगेटिव के केस में क्या होता है, आपको जो भी स्टेटमेंट गिवन है या फिर आपको जो भी पैसेज गिवन है उसमें से आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सपोज करो पैसेज में गिवन है न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड क्वेश्चन में पूछ लिया विच सिटी इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आपको सिंपल आंसर करना है दैट इज न्यू दिल्ली। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं दैट इज नॉन एज सिंपल इंटेरोगेटिव। इसके बाद आपको क्वेश्चन बन सकता है एंटोनिम एंड सिनोनिम से, जिसमें आपको अपोजिट वर्ड्स बताने हैं या फिर सिमिलर वर्ड्स बताने होते हैं। तो उस केस में या इसमें इसको सॉल्व करने की 2 टेक्निक होती हैं। एंटोनिम सिनोनिम्स को आंसर करने की 2 टेक्निक है। पहली चीज तो ये है कि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपको वर्ड की मीनिंग पता है देन आप इस क्वेश्चन का बहुत इजीली आंसर कर पाएंगे कि इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा या फिर इसका सिनोनिम्स क्या होगा। इसके अलावा जो इसकी दूसरी टेक्निक है वो ये है कि जो भी वर्ड का आपसे एंटोनिम या सिनोनिम पूछा गया है उस वर्ड को देखो कि पैसेज में किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है, वो उस वर्ड का
आपको मीनिंग नहीं पता है, फिर भी आप उस वर्ड को देखो कि पैसेज में किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है वो, देन आप अगर उस कॉन्टेक्स्ट की मीनिंग समझ जाओगे कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उस वर्ड के आंसर का मतलब उसका एंटोनिम सिनोनिम बताने के जो चांस है आपके वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। 90 to 90% चांस है कि आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो एंटोनिम सिनोनिम का जो आंसर वो इस तरीके से करना है। देन उसके बाद आपसे पूछा जाता है टाइटल। टाइटल बताओ कि इस अनसीन पैसेज का टाइटल क्या होगा। तो टाइटल का जब आप आंसर करोगे तो उस केस में आपको करना क्या है कि जो उस अनसीन पैसेज की जो स्टार्टिंग की 3-4 लाइनें और जो एंड की 3-4 लाइनें हैं उसका जो टाइटल है वो वहीं पे छिपा हुआ होता है। तो आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपको गिवन होते हैं कि इसका टाइटल क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। तो आपको पहले चारों टाइटल पढ़ लेने हैं। चारों टाइटल पढ़ने के बाद आपको देखना है पैसेज की स्टार्टिंग की 3-4 लाइनें और एंड की 3-4 लाइनें उसमें क्या बोला जा रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपका टाइटल है वो आपको वहीं पे मिल जाएगा कि इसका टाइटल क्या हो सकता है। इसके अलावा अगर पैसेज में बहुत ज्यादा नंबर्स यूज किए गए हैं, न्यूमेरिकल जो नंबर्स होते हैं बहुत ज्यादा यूज किए जा रहे हैं, इसका मतलब वहां पर एनालिटिकल किया जा रहा है। तो टाइटल जो है वो एनालिटिकल एबिलिटी से रिलेटेड हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना है कि टाइटल जो है वो किस तरीके का यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा मीनिंग ऑफ टर्म और फ्रेज, किसी टर्म की मीनिंग या किसी लाइन की मीनिंग पूछ सकते हैं कि बताओ इस लाइन की मीनिंग क्या है इस सेंटेंस में या फिर इस पैसेज में। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है जनरली इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अब मैं आपको टिप्स बता देता हूँ जल्दी से कि टिप्स क्या हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की। तो पहला होता है जो आपके पैसेज में पहली लाइन जो लिखी होती है दैट इज रीड द पैसेज केयरफुली। आपको पैसेज को केयरफुली पढ़ना है। हर अनसीन पैसेज की स्टार्टिंग में लाइन लिखी होती है, बस आपको ये चीज नहीं करनी है। ये चीज आपको नहीं करनी है, आई रिपीट ये आपको नहीं करना है। रीड द पैसेज केयरफुली नहीं करना, नहीं तो आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने वाले हो इसमें। और फिर उसके बाद जब आप क्वेश्चन का आंसर करोगे देन आप दोबारा से पैसेज पढ़ने बैठ जाओगे कि इसका आंसर कहाँ है। तो ये काम आपको नहीं करना है। तो करना क्या है, रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। आपको क्वेश्चन पहले पढ़ने हैं और सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ने कि ऐसे 5 क्वेश्चन आए तो 5 के 5 क्वेश्चन पढ़ने बैठ जाओ, नहीं। पहला क्वेश्चन पढ़ना है एंड देन उसके ऑप्शन पढ़ने हैं। पहला क्वेश्चन आप पढ़ लोगे, उसके ऑप्शन देख लो क्या है जल्दी से कि उसका ऑप्शन क्या गिवन है। देन उसके बाद आपको अपने पैराग्राफ को पढ़ना है। और जनरली क्या होता है कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसका जो आंसर है वो फर्स्ट पैराग्राफ या सेकंड पैराग्राफ के अंदर ही छुपा हुआ होता है। तो सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन बनते हैं। 90% केस में ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ऐसा ही होता है कि जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर लास्ट वाले पैराग्राफ में मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में मिलता है, ऐसा 90% केस में ऐसा ही होता है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपको जल्दी से जाना है फर्स्ट पैराग्राफ में और उसका आंसर ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में उसका आंसर आपको दिख जाएगा। इसके बाद थर्ड टिप है दैट इज मेक मीनिंग इन इंग्लिश ओनली। आपको इंग्लिश में ही मीनिंग निकालनी है। जो भी आपके सामने लिखा हुआ है, जो भी आपको अनसीन पैसेज गिवन है, उस अनसीन पैसेज की जो मीनिंग है वो इंग्लिश में ही समझनी है। उसको हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि आपकी वोकैबुलरी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि आप सारे वर्ड्स को हिंदी में कन्वर्ट कर पाओ। तो हिंदी में कन्वर्ट करना ही नहीं है, हमें इंग्लिश की मीनिंग इंग्लिश में ही समझनी है सब। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल डाला हुआ है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। Among A, B, C, Mr. A is a cosmopolitan। मतलब ये हुआ कि ABC में जो मिस्टर ए है वो कॉस्मोपॉलिटन है। अब इसको यहाँ पर आपको मीनिंग नहीं पता कि कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है, तो आप यहाँ पर अपना जो होप है उसे लूज नहीं करना कि मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता और मैं इसका आंसर नहीं करूंगा, आपको आगे बढ़ जाना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको अगर इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो क्या हुआ, आपको इतना तो समझ में आ रहा है ना कि जो मिस्टर ए है वो कॉस्मोपॉलिटन है। ए बी सी के में से जो मिस्टर ए है वो कॉस्मोपॉलिटन है, आपको इतना समझ में आ गया, दैट्स इट। आपको इतने से ही आंसर निकल के आ जाएगा आपका आंसर। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है हु इज कॉस्मोपॉलिटन। सपोज करो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया हु इज कॉस्मोपॉलिटन, तो क्या आप आंसर नहीं दे पाओगे? सिंपल सी चीज है, इसका तो आंसर कोई भी दे लेगा। हु इज कॉस्मोपॉलिटन, तो मिस्टर ए इज अ कॉस्मोपॉलिटन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको इंग्लिश जितना आपको आता है आप उतने में भी आंसर कर सकते हो, अगर आप इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझो। मतलब मिस्टर ए इज ए कॉस्मोपॉलिटन, तो आपको नहीं पता कि कॉस्मोपॉलिटन क्या है, हिंदी समझने की जरूरत नहीं है, बट आपको इतना समझ में आ गया कि जो मिस्टर ए है वो कॉस्मोपॉलिटन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपसे पूछा गया कि हु इज कॉस्मोपॉलिटन, तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे दैट मिस्टर ए इज ए कॉस्मोपॉलिटन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको वर्ड की मीनिंग नहीं पता है तब भी आप आंसर कर पा रहे हो, क्योंकि आप इंग्लिश को इंग्लिश में समझ रहे हो, उसको हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो आपको यही करना है, जितना आता है उतने से हमें काम चलाना है, ठीक है। देन इसके बाद आपको करना क्या है, लास्ट टिप है दैट इज पैराग्राफ 1 2 सीक्वेंस वाइज आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लो, उसको सॉल्व कर लो। देन सेकंड क्वेश्चन पढ़ लो, सेकंड वाले पैराग्राफ या थर्ड वाले पैराग्राफ में देख लेना, वहां पे उसका आंसर दिख जाएगा, ठीक है। अब चलो मैं आपको आपके सामने एक पैराग्राफ लेके आता हूँ, अनसीन पैसेज लेके आता हूँ। देन उसका हम इन सभी टिप्स को यूज करने वाले हैं उस पैराग्राफ में और हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अनसीन पैसेज, ये अनसीन पैसेज एग्जाम में आया हुआ है और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आई थिंक सबको विजिबल होगा नहीं होगा। ओके, इस अनसीन पैसेज में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं सामने, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो क्या मुझे इस पैसेज को पढ़ना चाहिए? नहीं, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक में बताया था कि आपको पैसेज को पढ़ना ही नहीं है, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं। सो डोंट रीड योर पैसेज फर्स्ट, रीड योर क्वेश्चन फर्स्ट। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन को लिखा हुआ है, इंडियाज पोजीशन इन आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इंडिकेट्स, फर्स्ट ऑप्शन है फेलियर ऑफ द करंट सेंट्रल गवर्नमेंट एफर्ट, पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटलुक, नेगेटिव इकोनॉमिक आउटलुक एंड डी इज वीक इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। तो अगर यहां पर आपको नहीं पता है कि आउटलुक का मीनिंग क्या है या इंडिकेट्स का मीनिंग क्या है, तो आपको मीनिंग समझने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है इंडियाज पोजीशन इन आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट्स इंडिकेट, इतना आपने पढ़ लिया। उसके बाद आपने ऑप्शन ऑब्जर्व कर लिए। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट पैराग्राफ या सेकंड पैराग्राफ में होगा। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं अपने पैसेज में और देखते हैं कि इसका आंसर कहां छुपा हुआ है। तो जैसे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया इसको, फर्स्ट पैराग्राफ को, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज मेंटेन इट्स पोजीशन ऑन इंडियाज इकोनॉमिक आउटलुक एज पॉजिटिव। मुझे पहली लाइन में इसका आंसर मिल गया कि यहां पर जो आईएमएफ ने बोला है हैज मेंटेन इट्स पोजीशन ऑन इंडियाज इकोनॉमिक आउटलुक एज पॉजिटिव, तो पॉजिटिविटी की बात चल रही है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटलुक, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पूरे पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि फर्स्ट क्वेश्चन का जो है वो फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में उसका आंसर छिपे होने के ज्यादा चांस रहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव वाज टेकन इन 1990s बाय द इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने 1990s में क्या इनिशिएटिव लिया था। तो यहां पर आपको इनिशिएटिव की मीनिंग नहीं पता है तो घबराने की जरूरत नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझना है, आपको हिंदी में मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको टेंस या ग्रामर की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में तो इस आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज अगर किसी क्वेश्चन में डेटा की बात हो रही है, 1990s की बात हो रही है, किसी डेटा की बात हो रही है, तो उस चीज को आपके अनसीन पैसेज में ऑब्जर्व करना बहुत ईजी होता है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग इस क्वेश्चन का पहले आंसर ऑब्जर्व कर लो, क्या क्या है ऑप्शन में, मोनेटाइजेशन, अर्बनाइजेशन, लिबरलाइजेशन और सिक्योरिटाइजेशन। आपने एक बार इस पे नजर मार ली, देन अब हम चलते हैं अपने अनसीन पैसेज पे, और अनसीन पैसेज पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग 1990 देखो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, 1990 लिखा हुआ था, तो आपको अनसीन पैसेज में देखना कि 1990 कहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1990 लिखा हुआ है, कहाँ पर, ये रहा, which arguably is one of the best since the 1990s when the Indian economy was liberalized। हमने देखा कि पूरे पैसेज में सिर्फ यहाँ पे 1990 लिखा हुआ है, तो उसी के आसपास मेरा आंसर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इंडियन इकोनॉमी वाज लिबरलाइज्ड, तो जो इंडियन इकोनॉमी है उसको लिबरलाइज किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लिबरलाइजेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि जब भी किसी क्वेश्चन में डेटा का यूज किया गया है तो जल्दी से आपको उस डेटा का यूज करते हुए आपको ऑब्जर्व करना है अपने अनसीन पैसेज को, वहां पर उस डेटा के आसपास ही उसका आंसर छिपा हुआ होगा। तो ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है, आपको पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है बार बार, आपको वहां पर डायरेक्ट जाना है और आपको अपनी आईज से ऑब्जर्व करना है कि कहां पे इसका आंसर हो सकता है। Now question number 3, according to the passage which of the following affect the growth rate of the Indian economy। इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ रेट जो है वो किस चीज से अफेक्ट हो रही है। तो पहले आपका पॉलिटिकल सिनेरियो, डोमेस्टिक एंड ग्लोबल सिनेरियो, मॉनसून कंडीशन एंड ऑल ऑफ द अबव। अब आपको करना क्या है, जब हमने क्वेश्चन पढ़ लिया और आपने सारे ऑप्शन ऑब्जर्व कर लिए, तो आपको जाना है वापसी पैसेज में। जब आप वापसी पैसेज में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि जो भी हमने चीजें पढ़ी हैं, यहाँ पर जो भी हमने ऑप्शन पढ़े हैं, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वर्ड्स सिमिलर जो है वो दिख जाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा जो कि थर्ड पैराग्राफ है यहाँ पर, True, the circumstances, domestic, global, political and monsoons are key to achieving top growth rate and they are not exactly the same as before। जब भी आप ऑप्शन ऑब्जर्व कर लेंगे तो वो ऑप्शन जो हैं आपको इस पूरे के पूरे पैसेज में कहीं ना कहीं जरूर विजिबल होंगे, जरूर दिख जाएंगे, अगर आपने एक बार ऑप्शन ऑब्जर्व कर लिए हैं तो हमने ऑप्शन देख लिए थे, इसका मतलब यहाँ पर डोमेस्टिक, ग्लोबल, पॉलिटिकल एंड मॉनसून की बात चल रही है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन में सारी चीजें गिवन है, पॉलिटिकल, डोमेस्टिक, ग्लोबल सिनेरियो, मॉनसून एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि इन चारों गिवन स्टेटमेंट में आपका जो ऑप्शन है, जो स्टेटमेंट है वो कौन सी इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट का मतलब ये हुआ कि इस बात का जो जिक्र है, जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, वो आपको अनसीन पैसेज में नहीं मिलेगा। बाकी 3 का मिल जाएगा, 1 का नहीं मिलेगा, जो नहीं मिलेगा वही आपकी इनकरेक्ट है।
तो देख लेते हैं। पहला है IMF एस्टिमेटेड दैट इंडिया विल अचीव अ ग्रोथ रेट ऑफ 8% एंड अबव। तो जहां पर मैंने बताया कि डेटा की बात की गई है, उसको क्लैरिफाई करना, उसको क्रॉस चेक करना बहुत ईजी होता है। तो आप इसको बहुत जल्दी से चेक कर सकते हैं अपने गिवन अनसीन पैसेज में कि 8% की बात की जा रही है गलत या फिर नहीं की जा रही है, गलत बोला गया है। तो आप इसको फटाक से देख लेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट आपका इंडिया टच 10.26% ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ इन 2010। तो इसको भी आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, डेटा गिवन है, स्पीड से हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ बेटर ग्रोथ रेट एट 3.2% एज अगेंस्ट द ग्लोबल एवरेज ऑफ 7.5। इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी है इंडिया कंटिन्यूज टू रिमेन अ ब्राइट स्पॉट इन द अदरवाइज ब्लीक ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो। दिस इज द ऑप्शन नंबर डी। इसमें आपका डेटा गिवन नहीं है, इसको आपको देखना पड़ेगा। तो जिसमें डेटा गिवन है पहले हम उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। तो आप जल्दी से आप आ जाएंगे, हम लोग अपने अनसीन पैसेज में यहाँ पे देख लेते हैं जहां पे डेटा की बात की जा रही है। तो जो आपका डेटा दिखेगा, देखो आपको पहले पैराग्राफ में दिख रहा होगा ग्रोथ रेट 8%, यहाँ पे बात की गई है, इसका मतलब ये ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ में जो कि सेकंड पैराग्राफ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ बेटर ग्रोथ रेट एट 7.5% एज अगेंस्ट द ग्लोबल एवरेज 3.2। यहां पर बोला गया कि जो इंडिया की ग्रोथ रेट है वो 7.2% हो सकती है एज अगेंस्ट 3.2 जो कि ग्लोबल एवरेज है। अब यहां पर हम अगर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? क्वेश्चन में लिखा हुआ था ऑप्शन नंबर सी था कि दैट इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ बेटर ग्रोथ रेट 3.2% एज अगेंस्ट द ग्लोबल एवरेज, मतलब उल्टा लिखा हुआ है। जो आपका अनसीन पैसेज में लिखा हुआ है कि इंडिया की 7.5 होनी चाहिए और ग्लोबल होनी चाहिए 3.2, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है कि इंडिया की 3.2 होनी चाहिए और ग्लोबल है 7.5। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि जो आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आपको चेक करना है इनकरेक्ट और करेक्ट वाला। सो आई थिंक सबको समझ में आ गया किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। गाइस अगर आप इन ट्रिक्स को अपनाते हो तो डेफिनेटली आप कम टाइम में अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल ट्रू आप उसको आंसर करके आ पाओगे। नाउ अब हम बात कर लेते हैं टाइटल की। टाइटल अगर आपसे पूछा गया तो टाइटल किस तरीके से आज का आंसर करना है, देखो मैंने आपको बता दिया है कि जो टाइटल है, टाइटल के भी ऑप्शन आपको गिवन होंगे, 4 ऑप्शन आपको गिवन होंगे, 4 ऑप्शन पढ़ लो। उसके बाद ऑप्शन पढ़ने के बाद, चारों ऑप्शन ऑब्जर्व करने के बाद आपको जाना है अनसीन पैसेज की स्टार्टिंग की 2-3 लाइनें और एंड की 2-3 लाइनें देख लो। देन देखो कि ऑप्शन में जो गिवन है क्या उनसे कुछ लाइनें मैच कर रही हैं, किससे मैच कर रही हैं और क्या इसका टाइटल हो सकता है। तो 90% केस में आप ऐसे इस तरीके से ही टाइटल अपना जो है वो निकाल लोगे। 90% केस में ऐसे ही टाइटल निकल जाएगा। और एक चीज और याद रखना कि अगर डेटा ज्यादा यूज किया जा रहा है आपके अनसीन पैसेज में तो ज्यादा ही एनालिटिकल एबिलिटी जो है वो उसमें दिखाने की कोशिश की जा रही है, एनालिटिकली वो किसी चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश की जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइटल होगा वो भी एनालिटिकल तरीके से आपका जो आंसर होगा, मतलब एनालिटिकल वर्ड बॉक्स में यूज किया होगा। तो आप एक बार चेक कर लेना कि टाइटल क्या हो सकता है, इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा एंटोनिम एंड सिनोनिम्स के लिए एक टिप्स और है कि एंटोनिम सिनोनिम्स जो अगर पूछे जाते हैं तो बिल्कुल एंड में, मतलब आपने जो आंसर करने हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड उन क्वेश्चन को कर लिया है, उसके बाद एंटोनिम एंड सिनोनिम वाले क्वेश्चन का आंसर करना है। ऐसा इसलिए होता है कि जो एंटोनिम सिनोनिम्स वर्ड्स हैं इनको जो यूज किया गया है, जो आपसे एंटोनिम सिनोनिम पूछे गए हैं, ये किसी वर्ड के पूछे जाते हैं और अगर आपको उस वर्ड को ढूंढना है पूरे पैसेज में तो काफी टफ होता है स्टार्टिंग में अगर ढूंढने बैठोगे। लेकिन अगर आपने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो कहीं ना कहीं एंटोनिम सिनोनिम वाला जो वर्ड है जो आपसे पूछा गया है वो आपकी आंखों के सामने आ जाएगा जल्दी से, क्योंकि आपने ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और वहां पर उस वर्ड के आपकी आंखों के सामने आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए एंटोनिम सिनोनिम वाले वर्ड को सबसे एंड में सॉल्व करना है, देन उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, सारी टिप्स आपको समझ में आ चुकी होंगी गाइज। इसके अलावा इतनी टिप्स होती हैं। मैं एक चीज और बोलूंगा आप लोगों से कि जितने भी मैंने चीजें बताई हैं ये बस आपको क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगी। बस ऐसे जनरल लाइफ में आपको अपनी रीडिंग स्किल को बढ़ाने की जरूरत है, आपको अपनी रीडिंग स्किल जो है, आपकी रीडिंग हैबिट है उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर आप इंग्लिश का पढ़ सकते हैं, द हिंदू पढ़ सकते हैं, आप टाइम्स ऑफ इंडिया है, द मिंट करके है, वो भी उसकी लैंग्वेज भी काफी अच्छी होती है। तो आप इन पेपर्स को पढ़ के अपनी रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। और इसके अलावा रीडिंग स्किल्स को आप इंप्रूव करेंगे तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा एंड साथ ही आप एग्जाम में अगर अपियर कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप क्वेश्चन के आंसर इजीली कर पाते हैं। तो जो भी मैंने ट्रिक्स बताई हैं ये आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे, बट ये रियल लाइफ में आपकी हेल्प नहीं करने वाली हैं। रियल लाइफ में आपको चीजों को फेस करने के लिए, इंटरव्यूज को फेस करने के लिए आपके पास रीडिंग स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ने स्टार्ट करें। सो गाइस एनटीए यूजीसी नेट टारगेट बेस्ड नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, आप लोग इन नोट्स को ले सकते हैं मुझसे। ऑल 10 यूनिट वाइज कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं फॉर पेपर 1। पेपर 1 के लिए मेरे पास ऑल 10 यूनिट्स के नोट्स अवेलेबल हैं। ये 10 के 10 यूनिट जो मैंने बनाई हैं
कंप्लीटली टारगेट बेस्ड नोट्स हैं। आप मुझे इस नंबर पे गिवन नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करके मुझे इन नोट्स के रिगार्डिंग इंक्वायरी कर सकते हैं। कुछ चार्जेस हैं इन नोट्स के, उनको पे करने के बाद मैं आपको हार्ड कॉपी सेंड कर दूंगा आपके गिवन एड्रेस पे। आपको 3 से 4 दिन में आपके घर पे ही नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। एंड गाइज ये नोट्स जो मैंने बनाए हैं काफी टाइम लगा के बनाए हैं इन्हें, तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और जेआरएफ क्वालिफाई करने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे अगर आप इन नोट्स को पढ़ते हैं। एंड इसके अलावा पेपर 2 के लिए मेरे पास ओनली कॉमर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के नोट्स अवेलेबल हैं, तो आप इसके रिगार्डिंग मुझे इंक्वायरी कर सकते हैं। अभी फिलहाल इतना ही अवेलेबल है। इन फ्यूचर हम अदर सब्जेक्ट के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं, अदर सब्जेक्ट भी अवेलेबल हो जाएंगे इन फ्यूचर, बट अभी फिलहाल कॉमर्स और मैनेजमेंट अवेलेबल है, प्लस पेपर 1 अवेलेबल है। ओनली इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम अभी नहीं है, हिंदी मीडियम आफ्टर 1 मंथ के अराउंड अवेलेबल हो जाएगा। सो गाइज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना प्लीज, ताकि थोड़ी सी हेल्प हो जाए मेरी, और मुझे सपोर्ट कीजिए। सब्सक्राइब यूजीसी नेट मेंटोर यूट्यूब चैनल, ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइज शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, ताकि सभी की हेल्प हो सके और सभी जो है पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर पाए। सो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड दैट इज एपिसोड नंबर 4, उसमें हम बात करेंगे कम्युनिकेशन वाला जो आपका यूनिट है उसके ऊपर हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।